हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं अनुज मंगल, आपके अकाउंट्स की फैकल्टी, और हम आ गए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आपके एक न्यू चैप्टर के ऊपर। आपके चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये है आपका थर्ड चैप्टर आपकी मॉड्यूल का। इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ने हैं अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स, ठीक है, अलॉन्ग विद सम फंडामेंटल अजम्पशंस। अब ये सब कुछ क्या होता है ये हम इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है जी। इस चैप्टर का बेसिकली मीनिंग है, थ्योरी बेस का यहाँ मीनिंग ये है कि अकाउंटिंग को स्टार्ट करने। देखिए, हम सब जानते हैं कि अकाउंटिंग एक फुल्ली प्रैक्टिकल चैप्टर है, ठीक है जी। लेकिन अकाउंटिंग को करने के लिए हमको फिलहाल कुछ एक बेस तैयार करना पड़ता है जिसके ऊपर हम अपने अकाउंटिंग को परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ थ्योरी पोर्शन हमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वही हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है उस चैप्टर के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, ठीक है जी। इस तरीके से हम कुछ कुछ चैप्टर्स जो है वो पढ़ने पड़ते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। उसी में से एक चैप्टर हम उठा के लाए हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम ऐसा कुछ बेसिक अपने क्लियर करेंगे जो कि आगे हमको प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ अकाउंटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है जी। अब कैसे वो यहां समझते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है फंडामेंटल अजम्पशंस। अब व्हाट डू यू मीन बाय अजम्पशंस, ठीक है जी। अजम्पशंस का मतलब होता है कि सर हम लोग कुछ चीजें अज्यूम करके चलते हैं कि ये चीजें फॉलो हो रही होंगी, ये चीजें फॉलो हो रही होंगी। अगर वो चीजें फॉलो होंगी तभी हम अपने अकाउंटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज फंडामेंटल अजम्पशंस, ठीक है जी। अगर ये चीजें हम ये समझ ले कि चीजें फॉलो नहीं होंगी तो हम अपने अकाउंटिंग को कंप्लीटली परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है जी। अगर ये चीजें फॉलो होंगी तभी हम अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अजम्पशंस। ये टू अज्यूम समथिंग, हमने मान लिया है कि ये चीजें हो रही हैं, ठीक है जी। हमारे चैप्टर में हमारे पास होती है 3 अजम्पशंस। कितनी अजम्पशंस होती है जी? 3 अजम्पशंस, ठीक है। पहली अजम्पशन का जिसमें से नाम होता है गोइंग कंसर्न। पहली अजम्पशन का क्या नाम है? गोइंग कंसर्न। अब ये गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? जैसा कि इसका वर्ड बता रहा है गोइंग कंसर्न। अब यहाँ पे कंसर्न से हमारा मतलब है एंटिटी। कंसर्न से हमारा क्या मतलब है? एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, ठीक है जी। अब गोइंग एंटिटी का मतलब यहाँ पे क्या बनता है? बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसीएबल फ्यूचर एट सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है जी। इसका मतलब गोइंग एंटिटी, पहले हिंदी में क्या कहते हैं हम वो समझते हैं। भाई वो कहना चाहता है कि देखो यार, अगर हम ये सोच के चले कि भाई मेरा बिजनेस जो है अभी चलना है, आगे तक चलना है, तभी मैं उसकी अकाउंटिंग कर सकता हूं। अगर मैं ये सोच लूं कि नहीं यार मेरा बिजनेस तो कल बंद हो जाएगा, या फिर मेरे पास एक माइंडसेट है, ठीक है, कि मैंने इस बिजनेस को तो पर्टिकुलर टाइम के लिए ही ओपन किया है, ठीक है, मेरे को 5-6 महीने बंद ही करना है, यार मुझे अभी से ही पता है कि यार मैंने खोल तो लिया पर क्या पता 5-6 महीने चले या ना चले, राइट। अगर मैं इस माइंडसेट के साथ अपने अकाउंटिंग को परफॉर्म करने जाऊं तो मैं अपनी अकाउंटिंग को परफॉर्म नहीं कर सकता, अकाउंटिंग को परफॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए मुझे एज्यूम करना होता है कि द बिजनेस एंटिटी हैज फॉलो गोइंग कंसर्न, मतलब कि जो बिजनेस है भाई वो अभी कंटिन्यू होता रहेगा, बिजनेस जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। अब हमारी ये अंग्रेजी का हिंदू अनुवाद कर लेते हैं हम लोग। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। नाउ द वर्ड फोरसीएबल फ्यूचर का क्या मतलब है? द वर्ड फोरसीएबल फ्यूचर मींस कि भाई जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं वहां तक मेरा बिजनेस विल कंटिन्यू। वहां तक तो भैया मेरा बिजनेस जरूर चलेगा ही चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी अकाउंटिंग को परफॉर्म करूंगा, ठीक है। पहले यहां पर वर्ड हुआ करता था फॉर एवर। पहले यहां पे वर्ड क्या हुआ करता था? फॉर एवर। बट द फॉर एवर वर्ड इज रॉन्ग वर्ड, क्योंकि भाई देखो यार फॉर एवर तो कुछ भी नहीं होता। हमें नहीं पता कब तक वहां बिजनेस चले, बिल्कुल हम नहीं जानते कि हमारा बिजनेस कब तक चलेगा या नहीं चलेगा, इसलिए इसको यहां पे लिखा गया फोरसीएबल फ्यूचर। दैट मींस जहां तक हम देख पा रहे हैं, जहां तक हम देख पा रहे हैं उस टाइम तक जो मेरा बिजनेस है वो सेम लेवल पे ऑपरेट होता रहेगा, तब मैं अपनी अकाउंटिंग परफॉर्म कर सकता हूं, ठीक है जी। अब इसका एक एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि क्यों अगर गोइंग कंसर्न नहीं होता तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। अगर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं होता तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, एग्जांपल समझते हैं। सर हम लोग बखूबी जानते हैं एक वर्ड, द वर्ड इज डेटर। द वर्ड इज डेटर। अब कौन होता है डेटर? जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूं। डेटर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसने मुझसे उधार लिया है, जिसने मुझसे उधार लिया है, बट नॉट मनी, बट द गुड्स, ठीक है जी। मैं कुछ बिजनेस करता हूं, अब यार बिजनेस में किसी न किसी को उधार देना पड़ता है, हर पर्सन कैश में डीलिंग नहीं करता, तो कुछ पर्सन क्या करते हैं क्रेडिट टाइम पीरियड लेके चलते हैं कि भाई मैंने आज आपको गुड्स दिए हैं, भाई मैं 2-3 महीने में पैसे आपके लौटा दूंगा, 1-2 दिन में पैसे लौटा दूंगा, जब जिस भी टाइम के लिए
जितने भी टाइम पीरियड के लिए वो पर्सन मेरे गुड्स को क्रेडिट पे लेके रखता है, तब तक मैं उसको क्या कहता हूं, डेटर कहता हूं। ठीक है जी। अब सर डेटर इसका मतलब है, डेटर मुझे बताता है कि डेटर है मेरा एसेट, डेटर है मेरा एसेट, बिकॉज एसेट्स आर वो चीजें जो कि मुझे फ्यूचर बेनिफिट देंगी, जो कि मुझे फ्यूचर बेनिफिट देंगी, उन्हें कहते हैं एसेट्स। एंड डेटर्स आल्सो मुझे फ्यूचर में पैसा देने वाले हैं, तो डेटर्स ही मेरे क्या बन जाते हैं, एसेट्स बन जाते हैं। ठीक है जी। अब सर डेटर्स है मेरे एसेट जो कि फ्यूचर में पैसा देंगे। अगर मैं यही मान के चल लूं कि मेरा जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न फॉलो ही नहीं करता, मेरा बिजनेस गोइंग कंसर्न फॉलो ही नहीं करता, दैट मींस मेरा बिजनेस आगे तक कंटिन्यू ही नहीं होने वाला, उसका कोई फ्यूचर है ही नहीं। तो भैया एसेट कहां से आएगा, डेटर रीपेमेंट कैसे करेगा? अगर मेरा बिजनेस कल बंद हो गया, देखो हमने पढ़ा था कि बिजनेस एंड बिजनेस पर्सन दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज होती हैं, बिजनेस एंड बिजनेस पर्सन दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज होती हैं। अगर बिजनेस बंद हो गया तो बिजनेस का कोई वजूद नहीं रहता है। हमने पढ़ा था कि सर अकाउंटिंग को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ता है। ये सारी बातें इंडिकेट करती हैं कि अगर हमारा बिजनेस बंद हो जाता है तो हमारी अकाउंटिंग भी बंद हो जाती है, अगर बिजनेस बंद हो गया तो अकाउंटिंग भी बंद हो जाएगी। इसलिए भाई अगर मेरा बिजनेस ही नहीं बचा, अगर मेरा बिजनेस ही नहीं बचा तो मेरा डेटर कहां से आएगा, तो मेरा डेटर कहां से आएगा? इसलिए हम मानते हैं कि हमारे अजम्पशन फर्स्ट क्या है, गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस फॉलोज गोइंग कंसर्न। अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करेगा तो इस तरीके के ट्रांजैक्शंस हम लोग कर नहीं पाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट हमारा अजम्पशन आता है बेटा जिसका नाम है कंसिस्टेंसी, जिसका नाम है कंसिस्टेंसी। नाउ व्हाट इज कंसिस्टेंसी? देखो हम लोग इसकी भाषा को छोड़ के फिर अपनी भाषा पे आते हैं, और हमारे लिए कंसिस्टेंसी वर्ड का क्या मतलब है बताइए? हमारे लिए कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जी कि जो हमने आज फॉलो कर लिया, जो हम आज कर रहे हैं, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इसी पेस पर, ताकि हम लोग जो चीज करना चाहते हैं वो चीज को अचीव कर सके। इसलिए हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, कि भैया अगर आप एक चीज को लेकर कंसिस्टेंट रहोगे, आप उस चीज को करते रहोगे तो एक दिन आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। वही मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंसी का भी है। बट यहाँ पे अकाउंटिंग के लैंग्वेज में कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि अगर मैंने एक बार कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लिया है, अगर मैंने एक बार किसी भी प्रिंसिपल, किसी भी प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लिया है, तो मेरे को उसको ईयर आफ्टर ईयर के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा। मतलब अगर आज मैंने कोई भी प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर लिया है तो मुझे हर साल वही प्रिंसिपल चलाना है। अगर मैंने आज कोई प्रैक्टिस अडॉप्ट कर ली है तो मुझे हर साल वही प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। ठीक है जी। ये क्यों सर जरूरी क्यों है, ताकि हम कंसिस्टेंट क्यों रहे, क्यों ये एजम्पशन है, क्यों हम ये मानते हैं, बताइए? हाँ, नहीं, सैलरी इज एन एक्सपेंस, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी इज कोई प्रिंसिपल, कोई प्रैक्टिस, दैट इज कंसिस्टेंसी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हाँ जी, जैसे कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ, देखो हम कंसिस्टेंसी हमको क्यों फॉलो करनी है? अकाउंटिंग डिपेंड करते हैं। हमने अकाउंटिंग जब प्रोसीजर्स पढ़े थे, आपको याद होगा हमने पढ़ा था प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, तो उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। हमने प्रोसीजर में दो वर्ड्स पढ़े थे, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या होता है कि हमको करना होता है कंपैरिजन, हमें क्या करना होता है? कंपैरिजन, ताकि हम देख सके कि हमारी परफॉर्मेंस क्या ही चल रही है। अगर मैं हर साल अपने अकाउंटिंग करने के तरीके को बदल दूंगा, हर साल अपने अकाउंटिंग करने के तरीके को बदल दूंगा, तो भाई मैं कंपेयर कैसे करूंगा? बिकॉज हमेशा दो सेम चीजें कंपेयर होती हैं, कहीं भी दो डिफरेंट चीजें कंपेयर नहीं हो सकती। आप हमेशा दो कॉमर्स स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हो, किसी एक साइंस वाले को कॉमर्स वाले से कंपेयर क्यों? क्योंकि भाई उनकी फील्ड अलग है, उसको अलग चीजें पढ़नी है, उसको अलग चीजें पढ़नी है, इसलिए हम लोग हमेशा दो सेम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए हमको फॉलो करना होता है अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी। जैसे कि इसका अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बात करता हूं डेप्रिसिएशन की। किसकी बात करता हूं जी? डेप्रिसिएशन की। सर अब डेप्रिसिएशन करने के होते हैं जी दो मेथड, अभी हम लोगों को ये आगे पढ़ना है, मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं। हमको डेप्रिसिएशन में फॉलो करने होते हैं दो मेथड्स, एक होता है एसएलएम और एक होता है डब्ल्यूडी। अब इनकी फुल फॉर्म क्या होती है वो आगे सीखते हैं, फिलहाल ये समझ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन दो तरीके से होती है। अब अगर मैंने फर्स्ट ईयर में एसएलएम को फॉलो कर लिया है, तो जनरली मेरा अकाउंटिंग अजम्पशन क्या कहता है कि हाँ भैया आपने एसएलएम फॉलो किया है, ठीक है, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि आप आगे आने वाले सालों में भी एसएलएम को ही फॉलो कर रहे हो। अदरवाइज बेटा डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, अदरवाइज डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करना बहुत ही
डिफिकल्ट हो जाएगा अगर मैं ये ना मानूं कि आगे भी मेरा एसएलएम ही फॉलो होगा, राइट? ठीक है जी, इसलिए कंसिस्टेंसी रखना बहुत ही जरूरी है अकाउंटिंग के अंदर। थर्ड मेरा एजम्पशन आता है जी अक्रूवल कॉन्सेप्ट। थर्ड एजम्पशन क्या है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश फ्लो। हमने अपनी लास्ट क्लास में जब हमने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था उसके अंदर भी हमने कैश बेस और एक अक्रूवल बेस पढ़ा था। अक्रूवल में हमने तब भी यही पढ़ा था कि भैया अक्रूवल डज नॉट गेट डिपेंडेंट ऑन कैश फ्लोज। भैया कैश फ्लो होगा या नहीं होगा उससे अक्रूवल बेस को फर्क नहीं पड़ता। अक्रूवल बेस को फर्क पड़ता है कि ट्रांजैक्शन अकर हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर ट्रांजैक्शन अकर हो गई है तो उसे रिकॉर्ड कर लो इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश फ्लोज। दैट इज क्वाइट क्लियर। इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है, हमने पहले एग्जांपल कर रखा है इसके ऊपर, राइट? तो ये होते हैं जी हमारे 3 फंडामेंटल असम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अब जी देखो हमको पढ़ने होते हैं इस चैप्टर के अंदर 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने होते हैं? 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आज कितने डिस्कस करेंगे? 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और धीरे धीरे हम अपने 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, पहला मेरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल आता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, अब ये प्रूडेंस का क्या मतलब है? ठीक है, प्रूडेंस का क्या मतलब है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई अगर आपके कोई भी प्रोबेबल लॉसेस है, प्रोबेबल लॉसेस है, प्रोबेबल फ्यूचर लॉसेस, प्रोबेबल फ्यूचर लॉसेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर कि अगर मुझे आज जहां जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हूं यहां पे खड़े होके मुझे फ्यूचर में कुछ डाउट्स है कि यार शायद मुझे लॉस हो सकता है। देखो प्रोबेबल का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी मींस कि शायद हो शायद ना हो, शायद हो शायद ना हो। बट मुझे डाउट है कि यार हो सकता है कि मुझे फ्यूचर में कुछ लॉस हो जाए। ठीक है, मुझे फ्यूचर में कुछ लॉस हो जाए तो उसके लिए मुझे आज ही अकाउंटिंग करके चलना है, उसके लिए मुझे। ठीक है सर, ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है भाई, आप लोगों को अपने शेयर होल्डर्स को एक ट्रू व्यू देना होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू, अकाउंटिंग का ट्रू एंड फेयर व्यू। अब भाई मैं चाहता हूं कि यार अगर मेरे को कुछ लॉसेस होने वाले हैं तो मैं आज ही आपको बता के चलूं कि देखो भाई मैं एक कंपनी रन करता हूं, मुझे लगता है कि फ्यूचर में मुझे कुछ लॉसेस हो सकते हैं, तो आपके सामने मैंने आज ही आपको लिख के दिखा दिया है कि मुझे ये लॉसेस फ्यूचर में हो सकते हैं। नाउ इट इज अप टू यू, अगर आप चाहते हो तो मुझ में इन्वेस्ट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इन्वेस्ट मत करो, ताकि आपके कोई भी पैसों को नुकसान ना हो। इसलिए मैं अपने फ्यूचर लॉसेस को बताकर चलता हूं, राइट? जी बिल्कुल, रफ स्टैटिस्टिकल फिगर हमारे पास है नहीं ना कि हमको फ्यूचर में कितना लॉस होने वाला है। मुझे जो फिगर मुझे अभी मेरे को अपने अजम्पशंस में आ रही है कि शायद मुझे इतना लॉस हो जाए, वो मैंने आपको अभी से ही बता दिया है। ठीक है जी, अब हो सकता है लॉस ना भी हो सकता है ज्यादा भी लॉस हो जाए। ठीक है, बट मैंने फिर भी बता दिया कि शायद मुझे इतने का लॉस हो सकता है, ताकि आपके पैसे डूबे कभी नहीं। ठीक है जी, नहीं, यही हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की अगली लाइन है कि हम लोग अपने फ्यूचर प्रोबेबल लॉसेस को तो रिकॉर्ड करना है, लेकिन हमको अकाउंटिंग नहीं करनी है फॉर फ्यूचर प्रोबेबल प्रॉफिट्स, फॉर फ्यूचर प्रोबेबल प्रॉफिट्स। क्यों जी, हमको क्यों उसके लिए अकाउंटिंग नहीं करनी है? देखो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है भैया। देखो कोई भी इंसान पागल नहीं है कि वो अपने बेमतलब में लॉसेस को दिखाएगा, बेमतलब में लॉसेस को। तो इसलिए जब हम बात करते हैं लॉसेस की तो वी हैव क्वाइट क्लियर कि भैया ये सच ही बोल रहा होगा। इन द केस ऑफ लॉसेस वी हैव क्वाइट क्लियर कि भाई वो बंदा ट्रू स्टेटमेंट्स ही शो कर रहा होगा, क्योंकि कोई भी अपना लॉस कराना नहीं चाहता। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स, तो भाई हर एक कंपनी ओनर चाहता है कि मेरी जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स में दिखे, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स में दिखे। क्यों भाई? क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो कंपनी में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उनको प्रॉफिट्स दिखते हैं, तो इसके लिए वो पर्सन फॉल्स स्टेटमेंट्स भी शो कर सकता है। वो पर्सन वो ये कह देगा कि भाई मुझे तो लगता है देखो कि मेरी फ्यूचर में इतनी इनकम होने वाली है, तो मैंने आज ही अपनी इनकम दिखा दी, मैंने आज ही अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दिया, तो मेरे पास तो बहुत सारा प्रॉफिट है।
ये कर सकता है हमारे शेयर होल्डर्स तक एक गलत मैसेज इंटरप्रेटेड। ये क्या करेगा, हमारे शेयर होल्डर्स को एक गलत मैसेज इंटरप्रेटेड करेगा कि भाई इस कंपनी में बहुत पैसा है। एक तरीके से फ्रॉड ही हो गया, ठीक है, कि हमारे पास तो बहुत पैसा, आप हमें इन्वेस्ट करो। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कहते हैं कि भैया आपको प्रोवाइड अकाउंटिंग फॉर ऑल प्रोबेबल लॉसेस, हर एक प्रोबेबल लॉस के लिए अकाउंटिंग करनी है, बट डू नॉट अकाउंट फॉर फ्यूचर प्रोबेबल प्रॉफिट्स। बट प्रॉफिट्स के लिए अकाउंटिंग अभी से नहीं करनी है। अंडरस्टैंड? कोई डाउट? ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है सर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो भाई, आपने कुछ रेवेन्यू करा, आपने कुछ इनकम जनरेट करी। अब हर एक इनकम जनरेट करने से पहले इंसान को कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है, यानी कुछ उसके अंदर पैसा लगाना पड़ता है। दैट आर एक्सपेंसेस। अब मैंने अपने कोई भी रेवेन्यू से पहले कुछ एक्सपेंसेस करे हैं, ठीक है जी। अब ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जो भी रेवेन्यू कर रहे हो, आपको उसके करस्पॉन्डेंस, उसके मैचिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी। जैसे सेल करने के लिए, किस चीज के लिए? सेल करने के लिए मैंने पहले परचेज किया होगा, तो दैट इज माय एक्सपेंस। सेल करने के लिए क्या किया होगा? परचेज किया होगा, ठीक है। सेल करने के लिए मैंने सेलिंग एक्सपेंसेस किए होंगे, सेल करने के लिए मैंने गोडाउन का रेंट दिया होगा, सेल करने के लिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया होगा। तो जो भी एक्सपेंसेस मैंने उस सेल के पर्पस के लिए करे हैं, वो सारे ही एक्सपेंसेस मुझे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। जिस ईयर में मैं वो रेवेन्यू बुक कर रहा हूं, ठीक है जी। वही हमारा स्टेटमेंट कहता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू कमाने के लिए हमने एक्सपेंसेस करे, शुड बी रिकॉर्डेड इन द ईयर द सेड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। मतलब जिस ईयर में वो रेवेन्यू जिसके लिए वो खर्चा किया गया है, उसको तभी रिकॉर्ड करना है जिस ईयर में रेवेन्यू बुक होगा, ठीक है जी। समझ में आया? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसके नाम से बहुत ही क्लियर ये कॉन्सेप्ट अपने आप को कर देता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो भी ट्रांजैक्शन मैंने इनकर करी है, उनको हमको उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करना है जो प्राइस मैंने उसका एक्चुअली पे किया था। जनरली ये कॉन्सेप्ट बात करता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, ठीक है। भैया मैंने कोई एसेट परचेज किया, फॉर एग्जांपल मैंने कोई मशीनरी परचेज करी ऑफ रुपीज 1 लाख, कोई भी मशीनरी परचेज करी ऑफ रुपीज 1 लाख, तो मेरी बुक्स में वो मशीनरी आज 1 लाख की ही दिखेगी, इवन दो उसका आज मार्केट में प्राइस 3 लाख रुपीज है। बट मैंने कितने में परचेज की थी? 1 लाख रुपीज पे, तो वो आज भी मेरी बुक्स में कितने की दिखेगी? 1 लाख रुपीज की दिखेगी। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो दीज आर द 3 कॉन्सेप्ट्स जो हमको आज डिस्कस करने थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या करा है बेटा? आज की क्लास में हमने किए हैं 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस, ठीक है, जो कि यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। अकाउंटिंग अजम्पशंस हमारे पास 3 ही होते हैं, राइट। अब हमको करने हैं 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनमें से हमने आज 3 प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें करते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस, ठीक है जी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने जो भी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं और जो भी अजम्पशंस पढ़े हैं, अगर आपको उनमें किसी में भी डाउट आता है तो आप हमको डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। और मिलता हूं मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।